हे गाइस, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। दिस इज रूपक और यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस के बारे में। आपने डीएनए टेस्ट का नाम सुना होगा कि किस तरह से एक बेबी का पेरेंटल टेस्ट किया जाता है। किसी भी डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए किस तरह से डीएनए टेस्ट किया जाता है। ये सारे टर्म्स आपने सुना होगा फॉरेंसिक साइंस में। बेसिकली ये जो सारा प्रोसेस है ये आता है आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंडर। तो इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि ये प्रोसेस क्या है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, एप्लीकेशंस क्या है एंड इस प्रोसेस को किस तरह से कंडक्ट किया जाता है। तो बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा डिटेल में। बट देन बिफोर बिगिन, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जीएस विद रूपक एंड हिट दैट बेल आइकन एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। आगे बढ़ते हुए सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ। देखिए, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है ये क्या है। ये एक टेक्निक है जहाँ पे हम किसी भी पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं फ्रॉम अ सैंपल ऑफ डीएनए। बेसिकली एक डीएनए सैंपल यूज करके हम पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दैट इज द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब आपको डीएनए कहाँ पे मिलेगा? डीएनए हमें किसी भी सेल या फिर टिश्यू से मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी ब्लड सेल है, कोई भी हेयर फॉलिकल है या फिर एनी अदर सच सेल या फिर टिश्यू जहाँ से हम एक डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उन सेल्स या फिर टिश्यू को हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज़ कर सकते हैं। ये जो टेक्निक है ये सबसे पहले इन्वेंट किया था सर एलेक्स जेफरी इन द ईयर 1984। वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि ये जो टेक्निक है ये एक्सटेंसिवली यूज होता है फॉरेंसिक साइंस में। इस जो प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल है इस प्रोसेस का, इस टेक्निक का, ये वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, क्या फंडा है, किस तरह से ये प्रोसेस ऑपरेट करता है। देखिए, ये जो पूरा प्रोसेस है ये रिलाई करता है देयर इज समथिंग कॉल्ड VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, और इसको कहा जाता है शॉर्ट टैंडम रिपीट्स STR। बेसिकली यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखिए हर इंसान में 99 से भी ज़्यादा परसेंटेज जो जेनेटिक कंटेंट है वो सिमिलर होता है, क्योंकि सारे सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। सब में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, सबके 2 हाथ, 2 आंखें, 2 कान, 1 नाक, सब कुछ सिमिलर होता है इंसान में। फिर भी हर इंसान का जो फेशियल अपीयरेंस है वो अलग होता है, हर इंसान का बिहेवियर अलग होता है, हर इंसान का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अलग होते हैं। दीज डिफरेंसेस arises because there must be some difference in their genetic constituent. Although more than 99% जो genetic constituent है वो सिमिलर होता है, लेकिन 1% से भी कम ऐसे सिग्निफिकेंट रीजियंस होते हैं हमारे जेनेटिक मेकअप में, हमारे जीनोम में, जो कि डिफरेंट होते हैं एंड दे शोज पॉलीमॉर्फिज्म। एंड दिस डिफरेंस, दिस पॉलीमॉर्फिज्म, इट इज़ द बेसिस ऑफ दिस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये जो पॉलीमॉर्फिज्म हम बोल रहे हैं इनको कहा जाता है VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ तो ये बेसिकली होता क्या है, हमारे डीएनए में कुछ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आपको मिलेंगे जो रिपीट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे डीएनए में, जीन में आपको सीक्वेंस मिलेंगे ATCG, ये सारे सीक्वेंस मिलेंगे। ये जो सीक्वेंस है ये हर इंसान में यूनिक होता है, राइट। सिमिलर मिलेंगे आपको 99% से भी ज़्यादा, लेकिन 1% से भी कम ऐसे रीजियन होते हैं जहाँ पर ये एक पर्टिकुलर पैटर्न में फॉलो होते हैं, रिपीट होते हैं। दीज आर कॉल्ड रिपीटेड सीक्वेंस। इनको कहा जाता है शॉर्ट टैंडम रिपीट्स और वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। इनको वेरिएबल नंबर क्यों कहा जाता है? देखिए, ये जो रिपीट्स है ना ये हर इंसान में यूनिक होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल मैंने दे रखा है यहाँ पे आपको समझाने के लिए। AGAT एक सीक्वेंस है, ये किसी इंसान में 7 बार रिपीट हो रहा है। सेम सीक्वेंस, एक डीएनए का मान लीजिए पार्ट है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर रीजन आप उठा लीजिए, यहाँ पे ये सीक्वेंस आपको 7 बार रिपीट मिल रहा है। दूसरे इंसान में सेम सीक्वेंस 8 बार रिपीट हो रहा है, 9 बार, 10। तो यूनिक होता है ये जो नंबर ऑफ रिपीट है, इसलिए इसको कहा जाता है वेरिएबल नंबर। अलग अलग नंबर में ये शॉर्ट सीक्वेंस जो है ये रिपीट होता है। VNTR को हमने और भी 3 क्लासेस में क्लासीफाई कर रखा है। इनको सैटेलाइट डीएनए कहा जाता है। करीब करीब आपका जब 1000 बेस पेयर से लेकर इट में भी अप टू मिलियंस ऑफ बेस पेयर्स। ऐसे में हम इनको VNTR को कहते हैं सैटेलाइट VNTR। इनको कहा जाता है माइक्रो सैटेलाइट VNTR या फिर माइक्रो सैटेलाइट डीएनए जब जो नंबर ऑफ रिपीट है वो 100 से 200 बार होता है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है 6 बार, 7 बार, 10 बार रिपीट मिलता है, तो हम इसको कहते हैं माइक्रो सैटेलाइट। VNTR को हम अगेन 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर नंबर ऑफ रिपीट्स। इनको हम कहते हैं सैटेलाइट डीएनए, then we call it mini satellite DNA, and we call it micro satellite DNA. This is your VNTR, and this VNTR
इज़ द फंडामेंटल द मेन बेसिस ऑफ योर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक। अगर आप इन डिफरेंस को समझ लीजिए, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे एक पर्सन है ए के बॉडी में अगर ये जो रिपीट है ये 7 बार हो रहा है दिख रहा है, तो जो दूसरा एक पर्सन है मान लीजिए बी, उसके बॉडी में या तो सेम सीक्वेंस आपको नहीं मिलेगा, या फिर अगर सेम सीक्वेंस होता भी है तो जो नंबर ऑफ रिपीट है वो 7 नहीं होगा, मान लीजिए 8, 9, 10, 6 अलग रिपीट आपको मिलेंगे। सो हर पर्सन में ये जो रिपीट है ये यूनिक होता है, एंड दैट इज द बेसिस हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द नंबर। अब ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए जो चिल्ड्रंस होते हैं, मान लीजिए ए का जो चिल्ड्रन होगा से फॉर एग्जांपल एक्स, सो चिल्ड्रन शोज 50% सिमिलैरिटीज ऑलमोस्ट, ये सारे देखिए अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज है। जो एक्स है उसके बॉडी में जो रिपीट होंगे इट विल शो अराउंड 50% सिमिलैरिटी विथ इट्स पेरेंट से ए। तो चिल्ड्रन शोज 50% सिमिलैरिटीज विद देयर पेरेंटल डीएनए फिंगरप्रिंट। अगर आप एक बच्चे का डीएनए फिंगरप्रिंट निकालते हो तो वो अपने पेरेंट से 50% तक मैच करता है। सिबलिंग्स के जब हम बोलते हैं बारे में, सिबलिंग्स के बारे में बोलते हैं तो 25 to 75% सिमिलरिटीज आपको मिलता है। एंड मोनोजाइगोटिक ट्विंस में ये सिमिलरिटीज आपको मिल जाएंगे आइडेंटिकल, ये डिट्टो सेम होते हैं इन मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मैं चाहता हूँ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस लिए मोनोजाइगोटिक ट्विंस में ये जो नंबर ऑफ रिपीट है या फिर ये जो वेरिएबल नंबर्स है ये आइडेंटिकल सेम क्यों होते हैं इन केस ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मैं चाहता हूँ ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो दिस इज द मेन प्रिंसिपल, दैट इज द VNTR। तो अब मैं आपको बताता हूँ ये प्रोसेस है क्या बेसिकली। देखिए यहाँ पे मैंने स्टेप्स दे रखा है, इन स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा। देखिए जो स्टेप्स है, सबसे पहले हम एक डीएनए सैंपल कलेक्ट करेंगे। मान लीजिए आपके पास एक क्राइम सीन है, वहाँ से आपको ब्लड सैंपल मिला, ब्लड सैंपल से आपको एक सेल मिल जाएगा ब्लड सेल का, और सेल के अंदर आपको मिलेगा क्रोमोसोम। क्योंकि जो डीएनए है वो बहुत ही स्टेबल होता है, ऑल्दो द पर्सन इज ऑलरेडी डेड, बट जो डीएनए है वो अब भी आपको इंटैक्ट मिल जाएगा। तो ऐसे में क्योंकि ये जो ब्लड सेल है यहाँ पे आपका क्रोमोसोम प्रेजेंट है, आप क्रोमोसोम को निकालोगे, उसको तोड़ के आप डीएनए बना सकते हो, डीएनए को फ्रेगमेंट कर सकते हो। एंड फ्रेगमेंट करने के लिए आप यूज़ करोगे एक एंजाइम, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ये मैंने पहले भी आपको मेंशन किया था। तो बेसिकली सबसे पहले हम डीएनए सैंपल को कलेक्ट करेंगे, इसके बाद हम एक टेक्निक यूज़ करेंगे PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये आपको मिलेगा चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी में, एप्लीकेशन सेक्शन में आपको ये मिलेगा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है क्या। देखिए मान लीजिए आपके पास एक डीएनए है, आपने रेप्लिकेशन प्रोसेस सुना होगा डीएनए का, जहाँ पर एक डीएनए से 2 डीएनए बनता है, 2 से 4 डीएनए बनते हैं, 4 से 8 डीएनए बनते हैं। तो रेप्लिकेशन नेचुरली हमारे सेल के अंदर होता है, लेकिन वो एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस होता है। इसी को हम आर्टिफिशियली एक मशीन में कंडक्ट कर सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं PCR। सो बेसिकली PCR में हम क्या करेंगे, जो एक डीएनए उसको एम्पलीफाई कर देंगे, एंड विद इन एन आवर यू कैन हैव फ्रॉम 1 कॉपी ऑफ डीएनए टू मिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ डीएनए। अब आप यहाँ पे पूछेंगे सर हमें PCR क्यों चाहिए। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, आपके पास क्राइम सीन से एक सेल मिला है जहाँ पे आपने एक क्रोमोसोम से डीएनए का सैंपल निकाला है। मान लीजिए अगर इस प्रोसेस में जो डीएनए सैंपल ये खराब हो जाता है तो आपका जो एविडेंस है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे में आप चाहेंगे आपके पास इस डीएनए का मल्टीपल कॉपीज़ हो, ताकि अगर आपका एक एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो जाता है, ख़राब हो जाए, तो आपका दूसरा जो सैंपल है वो रेडी रहे, ताकि आप एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। सो PCR में एम्पलीफाई करने के बाद हम इस डीएनए को और भी छोटे छोटे सेगमेंट्स में काट देते हैं यूजिंग वन एंजाइम, दैट इज एंडोन्यूक्लियस। स्पेसिफिकली मैं बोलूँ तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशंस में काटता है, और वो स्पेसिफिक लोकेशंस होता है लकीली जो VNTR रीजन है। दीज आर द रीजन्स जहाँ पे आपका जो डीएनए है वो कट होगा। इसके बाद आपके पास क्या है, आपके पास क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम से आपने डीएनए निकाला एंड डीएनए को आपने स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स में काट दिया है। अच्छा, ये जो पूरा प्रोसेस है ये कहाँ पे हो रहा है, ये प्रोसेस हो रहा है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। यू कैन नॉट सी द डीएनए, जो आपका सारा सैंपल है डीएनए का वो एक ही टेस्ट ट्यूब में एक साथ है। नाउ फॉर योर डीएनए फिंगरप्रिंट व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू सेपरेट। सो सेपरेट करने के लिए क्या सेपरेट करेंगे, डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए आपको एक और टेक्निक से गुजरना पड़ता है, दैट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगेन ये आपको बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में मिल जाएगा एप्लीकेशन सेक्शन में। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, जब भी किसी मॉलिक्यूल को हमें सेपरेट करना होता है तो आप यहाँ से हाथ से इनको सेपरेट नहीं कर सकते, यू कैनॉट सी देम।
आपको यूज़ करना होगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में। ये टेक्निक बेसिकली है कि यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक प्लेट होता है, इलेक्ट्रोफोरेटिक प्लेट है। यहाँ पे हम एक जेल यूज़ करते हैं, एगारोस जेल, नाम याद रखिएगा, एगारोस जेल। एगारोस जेल इस प्लेट में होता है एंड एक साइड में कुछ ऐसे गड्ढे जैसे होते हैं। आपको क्या करना होता है, आपका जो सैंपल है इन गड्ढों में आपको डाल देना है, जो पॉइंट्स है पॉइंट्स में, ब्लॉक्स में आपको डाल देना है। इसके बाद आप अगर ध्यान से देखें, इस प्लेट का एक साइड नेगेटिवली चार्ज होता है, एक साइड पॉजिटिवली चार्ज होता है। जब आप इस प्लेट को एक इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्ट करोगे तो जो डीएनए है वो आपने देखिए नेगेटिव साइड में डाला हुआ है, ये पॉजिटिव साइड की तरफ मूव करना स्टार्ट होगा, यू कैन सी हियर। अब आप पूछेंगे ये डीएनए पॉजिटिव साइड की तरफ क्यों मूव होगा? वेल बेसिकली बहुत ही सिंपल सा ये लॉजिक है, क्योंकि डीएनए खुद नेगेटिवली चार्ज है। सो जब आप इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हो तो नेगेटिव में रिपल्शन होगा एंड पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे डीएनए। सो डीएनए विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव पोल। अब यहाँ पे जो डीएनए मूवमेंट होगा वो यूनिक, वो कॉमन यूनिफॉर्म नहीं होगा। जो लार्जर डीएनए है वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, जो स्मॉलर है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। वेल बहुत ही सिंपल लॉजिक है, जो छोटा है वो ज़्यादा दूर तक आएगा, जो बड़ा वाला डीएनए सैंपल है, फ्रेगमेंट है, वो कम आएगा। सो ऐसे में आपको क्या मिल जाएगा, जो पूरा का पूरा डीएनए फ्रेगमेंट्स आपका एक साथ था वो आपका सेपरेट हो जाएगा। सो इस तरह से आपने क्या किया है, जो डीएनए है उनको सेपरेट कर दिया है। ओके, तो इस प्रोसेस के बारे में आपको बायोटेक चैप्टर में दोबारा मिल जाएगा, लेकिन ये आप बेसिकली यहाँ पे समझ लीजिए। फिर भी अगर आप चाहते हैं मैं इस पर कवर वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं पीसीआर एंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। एक बार आपका डीएनए सेपरेट हो गया, अब डीएनए आपका इस प्लेट में मौजूद है। देखिए आप सीक्वेंस को समझिए, आपने क्रोमोसोम को निकाला, डीएनए फ्रेगमेंट बनाया, उसको एम्पलीफाई कर दिया, करने के बाद डीएनए को आपने और छोटे छोटे पीसेस में काट के इनको सेपरेट कर दिया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। लेकिन अभी आपका जो डीएनए है वो कहाँ पर है? आपका डीएनए है जो इलेक्ट्रोफोरेटिक प्लेट है वहाँ पर। यू कैन नॉट सी दिस डीएनए। आप अभी भी अपना फिंगरप्रिंट नहीं देख सकते। देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, you will have to separate this DNA fragment, you will have to transfer this DNA fragment into one paper, one special paper, nylon paper या फिर नाइट्रोसेलुलोज पेपर। सो जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम यूज़ करते हैं, इट इज़ इधर नाइलॉन पेपर और नाइट्रोसेलुलोज पेपर, आपको याद रखना है। तो आप क्या करते हैं, एक नाइलॉन पेपर को या फिर नाइट्रोसेलुलोज पेपर को यहाँ पे आप बिठा देते हो एंड जो आपका डीएनए फ्रेगमेंट है ये आपके पेपर में आ जाता है। सो यू गॉट दिस पेपर जिसमें आपका डीएनए फ्रेगमेंट्स मौजूद है। स्टिल यू कैन नॉट सी द डीएनए। नाउ व्हाट यू विल हैव टू डू, यू विल हैव टू गो फॉर समथिंग कॉल्ड रेडियोग्राफी, ऑटो रेडियोग्राफी। इसमें आप क्या करेंगे, आपको करना होगा आप लैब में आर्टिफिशियली कुछ वीएनटीआर बनाओगे। अगेन वीएनटीआर मतलब शॉर्ट सीक्वेंस होगा न्यूक्लियोटाइड्स का। ये जो आर्टिफिशियली आप वीएनटीआर बनाओगे ये रेडियो एक्टिव होंगे। रेडियो एक्टिव मतलब इनमें आप जो न्यूक्लियोटाइड बेसेस होंगे, नाइट्रोजनस बेसेस होंगे, इनको आप रेडियो एक्टिव बेसेस यूज़ करोगे। इससे क्या होगा, देखिए आपके पास प्लेट में मौजूद है डीएनए सीक्वेंस। जब आप यहाँ पे रेडियो एक्टिव सीक्वेंस डालते हो तो जो कम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और क्योंकि आपका जो कम्प्लीमेंट्री बेसिस आपने बनाया हुआ है वो रेडियो एक्टिव है, सो नाउ जो आपका यहाँ पे ओरिजिनल डीएनए था वो रेडियो लेबल्ड हो गया है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग अगेन आपका वीएनटीआर प्रोब के साथ ये आपका जो सैंपल डीएनए है ये कंबाइन हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। सो जब आप इस प्लेट को अभी स्टडी करते हो, देखते हो, तो आपको अपना फिंगरप्रिंट मिल जाएगा, आपको अपना फिंगरप्रिंट दिख जाएगा एंड आपका फिंगरप्रिंट दिखेगा कुछ इस तरह का। आपको कुछ डीएनए के बैंड्स मिलेंगे। यू कैन सी हियर सम बैंड्स ऑफ डीएनए। नाउ दीज बैंड्स आर यूनिक फॉर एवरी इंडिविजुअल। देखिए ये बैंड यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि जो डीएनए है ये अलग अलग डिस्टेंस में ट्रेवल किए हैं, तो उस हिसाब से आपको बैंड्स मिल जाएंगे। अब हर इंसान में ये बैंड अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि हर इंसान का जो सेगमेंट है उसका साइज़ है वो अलग होगा। क्यों साइज़ अलग होगा सेगमेंट्स का? वेल बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। जो नंबर ऑफ रिपीट है, अगर कम रिपीट है तो वो सेगमेंट छोटा होगा, ज़्यादा रिपीट है तो वो सेगमेंट बड़ा होगा। सो हर इंसान में क्योंकि उनका नंबर ऑफ रिपीट्स अलग होते हैं तो हर इंसान का जो डीएनए फिंगरप्रिंट है वो अलग होगा। अब आप इस डीएनए फिंगरप्रिंट को आपने एक क्राइम सीन से लिया हुआ था, आप अपने सस्पेक्ट के साथ मैच कीजिए। जिसके साथ आपका मैच होगा आप बता सकते हैं कि ये जो सस्पेक्ट है ये शायद इन्वॉल्व हो सकता है इस क्रिमिनल एक्टिविटी में। सो दैट इज़ हाउ यू कैन आइडेंटिफाई अ क्रिमिनल। सो दिस इज़ द ओवरऑल प्रोसेस। यहाँ पे मैं आपके लिए समरी एक चार्ट में दिखा देना चाहता हूँ। मैंने आपके लिए ये चार्ट
दे रखा है। आप देख सकते हैं सबसे पहले हम ब्लड सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, इसके बाद स्टेप 2 में हम जो क्रोमोसोम है उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर डीएनए को फ्रेगमेंट में काट रहे हैं थर्ड स्टेप में। फोर्थ स्टेप में हमने डीएनए को सेपरेट कर दिया है यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। फिफ्थ स्टेप में हमने एक पेपर में नायलॉन मेम्ब्रेन में हमने इसको ट्रांसफ़र कर लिया है। देन फोर्थ जो सेगमेंट है यहाँ पे हमने रेडियो एक्टिव प्रोब के साथ बाइंड करा दिया है अपना जो सेगमेंट है, इनको आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड जो इसके बाद हम एक वॉशिंग करते हैं ताकि जो कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है वो तो यहाँ पे बाइंड हो गया, जो अनवांटेड है, जो एक्सेसिव डीएनए प्रोब है वो यहाँ से वॉश आउट हो जाए। इसके बाद आप इसको एक एक्सरे फिल्म में स्टडी करते हो जिसको हम ऑटो रेडियोग्राफी कहते हैं, एंड फाइनली एक कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको ये फिंगरप्रिंट मिल जाता है। अब इस फिंगरप्रिंट को आप अपने सस्पेक्ट्स के साथ मैच कर सकते हो। अगर दोनों का फिंगरप्रिंट मैच हो जाता है तो आप बता सकते हो कि दिस सस्पेक्ट मे बी द क्रिमिनल इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर क्राइम। सो दिस इज द प्रोसेस इन्वॉल्व इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। वेल, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला डायग्राम है ये मैंने आपको समझाने के लिए दिया है। यू कैन यूज़ दिस चार्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन। अब ये रहा आपका पूरा का पूरा प्रोसेस। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एप्लीकेशन क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का? वेल, एप्लीकेशन देखिए ऑलरेडी मैंने जैसे बताया है, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन में आप यूज़ कर सकते हो, पैटर्निटी टेस्ट में, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया है जो पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग होते हैं इनमें आपको करीब करीब 50% सिमिलैरिटीज़ मिल जाएंगे जो डीएनए फिंगरप्रिंट होता है। सो पैटर्निटी टेस्ट में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। कोई डेड बॉडी रिमेन है उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, या फिर आप वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक में किसी भी प्लांट या फिर एनिमल स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको एक द हिंदू का सेक्शन दिखाया है। आपने सुना होगा 2017 में एक साइक्लोन आया था ओखी, जहाँ पर बहुत सारे लोग अपना जान गंवा बैठे थे। तो अपना जो आरजीसीबी है, इन्होंने तिरुवनंतपुरम में लोकेटेड है ये, इन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो टेक्निक है इसको यूज़ किया था टू एग्जामिन द और आइडेंटिफाई द बॉडीज ऑफ फिशरमैन्स फाउंड फ्रॉम द सी। जो डेड बॉडीज थे उनको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया है। तो ये एक 2017 का आर्टिकल है, आप यहाँ पे देख सकते हो। सो दिस इज़ द ओवरऑल एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी सिग्निफिकेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस कि ये जो प्रोसेस ये किसने इन्वेंट किया था। आपको पूछ सकते हैं VNTR क्या है, STR क्या है, या फिर आपको पूछ सकते हैं व्हाट इज़ सैटेलाइट डीएनए, व्हाट इज़ मिनी सैटेलाइट, व्हाट इज़ माइक्रो सैटेलाइट, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। देन आपको पूछ सकते हैं पूरा प्रोसेस के बारे में, एंड या फिर आपको पूछ सकते हैं यहाँ से कि आपका जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है इसका एप्लीकेशन क्या है, सिर्फ ये 2 मार्क का। अदरवाइज़ अगर फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसेस पूछते हैं तो ये हो जाएगा आपका 5 मार्क का एक सवाल। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।